आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का, वो है प्रेम्बल, प्रस्तावना। तो हम जो है सिर्फ कीवर्ड्स पे काम करेंगे। कीवर्ड्स के थ्रू ही आप देखेंगे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला गया है। और फिर उसके बाद 1 to 1 करके देखेंगे कि जो भी अलग अलग स्टेट पीसीएस चाहे यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू, उस पर एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कि क्या इन सब कीवर्ड से हमारा वो सॉल्व होता है कि नहीं। क्योंकि लंबे लंबे आंसर लिख के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको कीवर्ड्स नहीं पता होगा। कीवर्ड्स अगर आपको पता है तो आप उसको कहीं से भी पुट करके आंसर को बहुत अच्छा कर सकते हो। पढ़ने का तो क्या है, लोग कहीं से भी पढ़ लेंगे, एक टेक्स्ट बुक लक्ष्मीकांत वगैरह सबसे हो जाता है। तो प्रस्तावना का ये है, एन पालकीवाला ने इसे कहा था संविधान का परिचय पत्र। ये देख रहे, पी से पालकीवाला, पी से परिचय पत्र, तो ऐसे याद रखेंगे। और के एम मुंशी जो कहा था, मुंशी जो कहा था वो जन्म कुंडली, कि ये हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। तो ये दो चीज़ याद हो गया कि पालकीवाला ने क्या था, परिचय पत्र कहा था, और के एम मुंशी ने कहा क्या था, जन्म कुंडली। ठीक है। और ये पेश कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पेश किया गया था। और अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को ये अपना लिया गया था। तो अब हम ये देखेंगे कि ये प्रस्तावना लिया कहाँ से गया था। प्रस्तावना लिया गया था अमेरिकी संविधान से, और इसकी जो भाषा थी लेकिन वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान का था। तो अब इसके 4 घटक हैं, मूल तत्व इसके 4 हैं। कोई भी क्वेश्चन वन, जैसे बीपीएससी में ही हिट मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना के तत्व क्या क्या है, तो उसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो प्रस्तावना जो है उसके 4 घटक का क्या है। पहला जो घटक है, तो इस संविधान की शक्ति का स्रोत है। तो संविधान की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसे हम भारत के लोग, प्रस्तावना जैसे हमने पढ़ा होगा पी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है, हम भारत के लोग, हम भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न, आगे उसकी जो प्रकृति है वो देखते चले जाएंगे। कि आपको प्रस्तावना एक याद होना चाहिए। आप प्रस्तावना को याद कर लेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो प्रस्तावना में जो ये है, प्रस्तावना के संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, सबसे पहला तत्व तो यही है कि संविधान की शक्ति का स्रोत जो है वो हम भारत के लोगों में है। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे जो कीवर्ड्स है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब का जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये सब को हम कीवर्ड्स जितना भी इसको एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस हम ये देखेंगे कि तत्व क्या क्या हैं। तो तत्व हैं हम भारत के लोग, और ये जो तो इसकी प्रकृति है संप्रभु प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, इसका उद्देश्य है। और लागू करने की तिथि पहले भी बताया था यहाँ 26 नवंबर 1949 को। तो लागू करने की तिथि 26 नवंबर 1949। तो हमने क्या क्या, अगर तत्वों को देखें तो तत्व में हमने क्या क्या पढ़ा कि स्रोत क्या है, बस ऐसे ही याद रखिए स्मॉल पॉइंट में, एकदम स्मॉल, ताकि एग्ज़ाम में वही रिकॉल कर पाएंगे। प्रकृति क्या है, तीसरा उद्देश्य क्या है, और लागू करने की तिथि क्या है। ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट में हम आ जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि जब प्रस्तावना आया था संविधान में, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसे संविधान का अंग माना गया था कि नहीं। इसमें बहुत सारे डिबेट हुए थे, कई सारे विवाद हुए थे सर्वोच्च न्यायालय में। तो उसमें ये फाइनली हुआ कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए कि नहीं। तो कैसे कैसे वो केस हुआ था क्रोनोलॉजिकली, तो उसको जो हम देखेंगे। पहला केस जो हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस हुआ था 1960 में। उसमें कहा गया था नो, मतलब प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसकी प्रकृति
अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय द्वारा प्रकृत नहीं किया जा सकता और ना ही विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। बेरूबारी में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, फिर आता है सेकंड केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये आता है 1973 में। इसमें यस, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसी को पलट दिया था अपने निर्णय को ही, और कहा था कि संविधान जो है, संविधान में प्रस्तावना अब संविधान का अंग माना जाएगा और इसे आर्टिकल 368 के अंदर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आगे जाके फिर इसमें संशोधन किया गया, जैसे कि हम जानते कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 वर्ड प्रस्तावना में ऐड किया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों जोड़ा गया था। तो फिर सेकंड केस में पहले बेरूबारी में मना कर दिया गया, फिर केशवानंद भारती में एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर आता है तीसरा, LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। इसमें फिर से अपने ही केशवानंद भारती का जो फैसला था उसको अगेन एग्री किया कि ठीक है, प्रस्तावना जो है संविधान का एक अभिन्न हिस्सा होगा। तो इसमें कंक्लूज़न जो है वो 2 निकलता है। क्या कंक्लूज़न निकलता है? पहला तो ये है कि प्रस्तावना ना तो विधायिकी की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो और जो है दूसरा ये है कि प्रस्तावना जो है गैर न्यायिक है, मतलब इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर प्रस्तावना का कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो हम उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये देखेंगे कि अब इसमें हम लोग क्या कीवर्ड्स अब इसमें क्या क्या रहे थे। पहला था बेरूबारी, ठीक है। दूसरा केशवानंद। बेरूबारी कब था? 1960 में। केशवानंद कब था? 1973 में। और फिर LIC ऑफ इंडिया कब था? ये 1995 में। इसमें क्या था? नो, इसमें यस, इसमें यस। ठीक है, संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल संरचना में क्या होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत। फिर अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रस्तावना का महत्व क्या क्या है। अभी इसका कुछ इम्पोर्टेंस होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इसका घटक कौन कौन सा है। दूसरा हमने देखा था इससे रिलेटेड वाद क्या है, ठीक है, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट में इसको एक्सेप्ट किया गया है, संविधान का ये अभिन्न हिस्सा है। और तीसरा हम देख रहे हैं कि इसका महत्व क्या क्या है। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ, नहीं तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वीडियो तो एक कंपाइल करके PDF हम जितना भी प्रस्तावना का PDF होगा एक कंपाइलेशन करके डाल दिया करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या क्या है। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा, बुनियादी दर्शन और मूल्यों का प्रतिबिंब है। ठीक है, ये कैसे है? जैसे प्रस्तावना में क्या है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है और नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने का संकल्प लेती है। तो इसी तरह हम समझते हैं कि इसको संविधान की आत्मा, बुनियादी दर्शन, ये आप हेडिंग बना देंगे और इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें क्या क्या है। जैसे भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, नागरिकों को ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्रदान करने का संकल्प लेती है और ये संविधान के प्रावधानों को समझने और उनकी व्याख्या करने का आधार है। जैसे एग्जाम्पल भी दे देंगे। एग्जाम्पल में अनुच्छेद 14 से 32 तक मूल अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता का वहाँ लागू होता है। अनुच्छेद 36 से 51 है नीति निर्देशक तक, जहाँ न्याय, समाजवाद व कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देते हैं। तो ये 2 आर्टिकल का आप हेल्प ले करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ देखा जाता है। फिर दूसरा है लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण है प्रस्तावना। पहला हमने देखा संविधान की आत्मा, बुनियादी दर्शन और मूल्यों का प्रतिबिंब है, और ये कहाँ कहाँ से पता चलता है?
आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक और 36 से 51 तक। 14 से 32 में क्या है, मूल अधिकार, स्वतंत्रता और समानता को लागू करते हैं, और 36 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व, जिसमें समाजवाद व कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने का काम है। और दूसरे हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण है। ओके, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण वो कैसे करता है, इसको आप जैसे हेडिंग बनाएंगे तो थोड़ा एक तो लाइन में एक्सप्लेन करना होता है। मेन यही होता है कि आपने क्या बुलेट पॉइंट्स बनाए, तो ये आप मेनली याद करेंगे, एक्सप्लेन हो जाता है एग्जाम में। जैसे जैसे आप रीडिंग हैबिट्स डेवलप होगा ना, तो ये हो जाता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण कैसे है। प्रस्तावना लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को मजबूत करती है। यह सुनिश्चित करती है कि शासन व्यवस्था जनता की इच्छा पर आधारित है, हम भारत के लोग। अगेन तीसरा है राष्ट्र के शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। तो जो भी लोग सेलेक्ट होकर आते हैं जैसे राज्य में, केंद्र में, तो वो किस तरह से अपना शासन करेंगे, उनके लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई भी हम चीज़ में जैसे सिलेबस का इंडेक्स होता है ना, आपको इंडेक्स देख के पता चल जाएगा कि इसके अंदर में क्या क्या है, कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, फीचर्स इसके। तो यही है कि कोई भी राष्ट्र के जो शासन में कैसे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे उनको आगे काम करना है, उसका मार्गदर्शन का काम करता है। और इसका न्यायी और कानूनी महत्व भी है। मतलब जैसे जितने भी वाद आपने देखे थे, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये संविधान का अभिन्न हिस्सा है। और क्या क्या था उसमें, अगेन रिकॉल कर लेते हैं। बेरुबारी में मना किया गया था, केशवानंद भारती में एग्री किया गया था। तो ये प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यह क्या कहते हैं, और ये प्रस्तावना जो है न्यायिक निर्णयों में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। और पहला 1 2 3 4 5वां पॉइंट है, भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। तो ये कैसे है, भारत की एकता और विविधता का प्रतीक कैसे है। तो प्रस्तावना में भारत की राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करते हुए भारत को संप्रभु, एकजुट और समावेशी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है, जो विविधता में एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। ठीक है। और ये जो है नागरिकों को उसकी संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, जिसमें राष्ट्र की एकता और गौरव की भावना जागृत होती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह भारत के राजनीतिक परिदृश्य की प्रकृति, यानी लोकतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आदि के बारे में बताता है। भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा, लोकतंत्र होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, इसके बारे में बताता है। ये जो तत्व हैं, ये भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है, और अन्य देश के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है। फिर प्रस्तावना की जो है गतिशील प्रकृति इसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है। जैसे प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन 1976 के तहत। तो इसमें 3 जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रगतिशील है। ठीक है। हमने इतना देखा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7 पॉइंट इनफ है मेरे ख्याल से। तो चलिए रिकॉल करते हैं 7 पॉइंट क्या क्या है। पहला तो ये संविधान की आत्मा है। ठीक है। बुनियादी दर्शन और मूल्यों का प्रतिबिंब है। लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण है। राष्ट्र के शासन के लिए मार्गदर्शक है। न्यायिक और कानूनी महत्व है इसका। भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य की प्रकृति यानी लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष आदि के बारे में बताता है। प्रस्तावना की गतिशील प्रकृति इसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है। ठीक है। और ये है फिर सर कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा कहा गया था, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना का आलोचना देखते हैं। आलोचना क्या क्या है इसमें। आलोचना इसकी है विवादास्पद व्याख्या,
मतलब जो वर्ड है ना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जैसे जो शब्द हैं उसका स्पष्ट व्याख्या किया गया है। मतलब कोई उसका वो नहीं है कि क्या होना चाहिए, इसका अर्थ क्लियरिटी नहीं है उसमें। जो प्रस्तावना का जो दर्शन है उसको लागू करने के लिए चुनौती पेश करता है। तो जैसे कुछ धर्मनिरपेक्षता को छद्म धर्मनिरपेक्षता के रूप में देखते हैं, क्योंकि सरकार कभी कभी धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, वो जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, भारत के लोक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य, जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो वो लेकिन धर्मनिरपेक्ष का यहाँ रफली आइडिया समझ लीजिए कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य के लिए सभी धर्म बराबर होंगे। तो लेकिन हमने कभी कभी देखा है कि ये राज्य जो है धार्मिक मुद्दों पे हस्तक्षेप करती दिखाई देती है कभी कभी। फिर देखते हैं समाजवादी सिद्धांत के बावजूद भी जो है ना भारत में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। जैसे ऑक्सफैम का ही रिपोर्ट है, फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे देखें तो हम पता है कि 1% अमीर लोगों के पास राष्ट्र की 22.66 राष्ट्रीय आय का 22.66% है, और देश की संपत्ति का 40.1% है उनके पास, टॉप 1% अमीर के पास। तो ये आर्थिक असमानता है, जबकि हम समाजवादी सिद्धांत की बात करते हैं। फिर देखते हैं प्रस्तावना जो है, पहला तो ये विवादास्पद व्याख्या है। दूसरा ये है कि ये न्यायालय में गैर न्यायसंगत है और गैर परिवर्तनीय है। हालांकि हमने देखा था कि ये संविधान का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से मार्गदर्शन के लिए है, व्याख्या के लिए है। मतलब बड़ी बड़ी बातें की गई है, लेकिन इसका अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। वास्तविक में जो परिस्थिति है हमारे इसमें, रियल में जो इंडिया की परिस्थिति है उसके अनुरूप नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में उल्लिखित है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो वो लक्ष्य अभी तक हम देखते नहीं हैं कि पूरा हुआ। जैसे गरीबी है, असमानता है, सांप्रदायिक तनाव है, ये ऐसे जैसे मुद्दे हैं जो इसके तहत जो है उसको चुनौती दे सकते हैं कि कहाँ है। सामाजिक तनाव है ही, सांप्रदायिक दंगे होते ही हैं, जातिगत हिंसा होती है, तो ये बंधुत्व की भावना को कमज़ोर करते हैं। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विभाजन अभी भी जो है भारत की एकता के लिए चुनौती है। तो ये भी देखते हैं कि वास्तविकता क्या है, और संविधान में जो प्रस्तावना में जो बातें कही गई है वो रियलिटी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर यह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, बंधुत्व आदि मूल्यों को प्राथमिकता देना देश के यथार्थ के साथ असंगत। इसकी आलोचना में एक दो पॉइंट और बोल सकते हैं। जैसे ये नीति निर्माण में बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप नीति निर्माण करते समय इसे इम्प्लीमेंट करें ही। ठीक है, क्या ये हम भारत के लोग और वास्तविक भागीदारी को स्पष्ट करता है? ये सब भी आप अपने से कुछ पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, और भी फिर देखते हैं कि ये कैसे क्या होना चाहिए, इसका आगे इसमें क्या करना चाहिए, इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। ये जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसके दर्शन को कैसे इम्प्लीमेंट हो, फॉरवर्ड क्या है इसका। पहले तो सबसे पहला है निष्पक्ष बहस हो, विचार विमर्श हो, और जो शब्दों की व्याख्या है उसको स्पष्ट किया जाए। बहस के साथ विचार विमर्श हो और युक्ति संगत व्याख्या हो। ठीक है, दूसरा है इसके क्रियान्वयन पे ध्यान देना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन पे, कि जो भी इसके तत्व हैं इसको इम्प्लीमेंट वास्तविक में किया जाए। आधारभूत मूल्यों एवं आदर्शों को संतुलित एवं समायोजित करना, धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। ठीक है, जो भी मतलब जिसमें ये है, इसमें कंक्लूजन ये है कि जो भी बातें की गई है प्रस्तावना में उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और न्यायपालिका इसकी व्याख्या करें क्या है जो विवादास्पद शब्द हैं। फिर
और भी आ सकता है पॉइंट, नागरिक को शिक्षित किया जाए, संविधान के प्रति जागरूक किया जाए, ठीक है। और बजट में हो सकता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे नीतियों को समावित करके ये सब नीतियों में इसका आकलन करना। फिर लक्षित कल्याण करना, जैसे भी टारगेटेड जो भी हैं, टारगेटेड लोग जो हैं उनको उनका स्किलिंग डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना, एमएसएमई को सपोर्ट करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जॉब लिंक्स प्रोग्राम करना, ठीक है। ये मेनली है कि संवाद करके, सामाजिक पहल करके, स्कूल कॉलेज में संविधान क्लब, राष्ट्रीय स्तर पर इंटर कम्युनिटी कार्यक्रम करके, ये सब करके मतलब जन जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो भी संविधान में जो कीवर्ड्स हैं, भारत के लोग, समाजवादी, ये सब, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब का मतलब हम समझेंगे क्या होता है। और फिर उसके नेक्स्ट ये मैक्सिमम में से 3 या 4 वीडियो में प्रस्तावना को हम कंक्लूड करेंगे। फिर उसमें देखेंगे PYQs जो है उसको कैसे सॉल्व करें, जितना भी हमने पढ़ा उससे क्या PYQ सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।